हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है और उसको कैसे आइसोबारिक के अंदर लगाते हैं, आइसोकोरिक के अंदर कैसे लगाते हैं, आइसोथर्मल के अंदर कैसे लगाते हैं, आइडियाबैटिक के अंदर कैसे लगाते हैं और मुझे वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना किस किस प्रोसेस के लिए है, ये सब चीजें 8 मैंने चीजें बताई थी। एक्सपेंशन, कंप्रेशन, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, इन सब को मिला के आपके पास में 8 टाइप के वर्क्स बताने थे, उनको आपको कवर करना था। ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली होंगी, समझ ली होंगी और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं आपसे, मेरी ऐसी उम्मीद है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा उसको, वहां से भी आपको वो याद रहा होगा कि आपको जितनी मैंने चीजें कराई हैं वो सब आपको याद हो गई होंगी या आपने एक बार उनको अच्छे से समझ लिया होगा एक बार मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आज हम उसके आगे की चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और थर्मोडायनेमिक्स को आप अपनी नोटबुक वगैरह ओपन कर लीजिए, यहां से आगे की चीजों के बारे में शुरू करते हैं जनाब। ठीक है, इसके और संसार की तरफ जाते हैं और थोड़ा खो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले वर्क डन को हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो पहला टाइप लेते हैं और देखना आज मैं 2 से 4 टाइप्स बताऊंगा, उसमें सारे 8 के 8 टाइप्स आ जाने हैं। उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की, ध्यान रखना कैसे करना है, बस इतना। बाकी आप सब कुछ यहीं पे ही समझते चले जाओगे। इधर आइए, शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर सबसे जो पहली चीज है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहा हूं, एक बार ही मैंने लिख दिया है, तो इसकी मुझे एक हेल्प लेनी होगी। आइसोथर्मल का मतलब है कि डेल्टा टी 0 है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रखा होगा किसी भी सिस्टम को करते हुए। तो क्या होगा, सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ को आप समझते हैं बॉयल्स लॉ के थ्रू। और बॉयल्स लॉ आपने कहां पे पढ़ा है? बॉयल्स लॉ जब भी आपने पढ़ाई करी है बॉयल्स लॉ के बारे में, तो कहां पढ़ा है उसको? सॉल्यूशंस के अंदर आप पढ़ते हो और कभी कभी आप गैस स्टेट के अंदर भी पढ़ते हो। तो और वैसे वो बार बार कहीं ना कहीं लगता ही रहता है ना। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कहीं भी लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ये गैस स्टेट इधर लग जाए या सॉल्यूशन स्टेट इधर लग जाए। ठीक है, वो सब चीजें आप टेंशन मत लेना। इसकी वैल्यू होती है PV = कांस्टेंट, है ना, ऐसे आप समझते हो। अब मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दो तो उस केस पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा उसको देखिएगा जरा आप। प्रेशर और वॉल्यूम को अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। कैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस का इंटरप्रिटेशन हुआ ये? अब देखो, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो जो ग्राफ आता है इसका वो कुछ इस तरह से आता है। इधर देखिएगा, कुछ इस तरह से आता है। अगर ये कोई A स्टेट है और ये कोई B स्टेट है, अगर इन दोनों के बीच में कोई चेंज हुआ है तो उसका जो ग्राफ आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। और इसी के बारे में तो हमें बात करनी है, इसी के बारे में तो हमें बात करनी है, आइसोथर्मल के बारे में तो बात ही करनी है हमें। तो ठीक है, PV, इनके बीच में ग्राफ आया ऐसा, P बढ़ा तो वॉल्यूम कम, ये बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे की चीजों के बारे में देखेंगे। अगर आपके पास में कोई A स्टेट है और उसका जो टेम्परेचर है वो P1 V1 प्रेशर
और टेम्परेचर क्या है T, और जो B स्टेट है उसका टेम्परेचर अगर मैं मानो P2 V2 और टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है, या तो T1 वाला तो ये भी T1 लिख दो, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज दोनों चीजें समझ गए होंगे। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए यही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लगाता हूं तो पहले के लिए देखिए जनाब क्या आएगा, इधर देखो PV, अगर n मोल के लिए मैं बात देखो आइडियल किससे, कोई आपसे पूछे कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, तो आप सीधा मत बोलना PV = RT या PV = nRT। उससे पहले आप उससे एक सवाल पूछो, उल्टा सवाल। आपको इंटरव्यू में भी ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये। आप जब भी कोई आपसे पूछेगा कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, तो आप बोलना कितने मोल्स के लिए बतानी है सर, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए, 4 मोल के लिए, तो बंदा समझेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। और दूसरी बात, आपको पढ़ना भी इस तरह से ही चाहिए, इस तरह से आपको समझ आना चाहिए। तो इसके लिए क्या आएगा, PV = nRT, कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर T है, यहाँ पे V1 है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कैसा आएगा, P2 V2 = nRT। दोनों इक्वेशन को आप अगर इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो बोल सकते हो P1 V1 = P2 V2, ऐसे आपके सामने आ जाएगा। ये चीज समझ आई क्या, इतनी चीज समझ आएगा, P1 V1 = P2 V2 होगा, और ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर से रिलेट करके बताऊं कि वर्क को आपको फॉर्मुलेट करना है तो आप कैसे करते हो, वर्क को अगर फॉर्मुलेट करना होता तो क्या कर सकते थे, FDR वगैरह छोड़ो, उसके आगे की चीजों के बारे में बताइए। अगर वर्क को आपको बताना है कि वर्क को मुझे अगर फॉर्मुलेट करना है, तो मैंने हमेशा उसको किया था कैसे, P एक्सटर्नल V2 - V1, या फिर मैंने बोला था इसको P एक्सटर्नल dV, इस फॉर्म में होता है। देखिए आपने इतना ही करा है क्या, ऐसे ही करा है क्या, बिल्कुल ऐसे ही करा है, ओके। अब देखो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपको बताया था जो P इंटरनल होता है वो P एक्सटर्नल के एग्जैक्ट सेम होता है, या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। या मैं बोल सकता हूं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल = P इंटरनल, हो सकता है क्या, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, हो सकता है, ओके। तो dW = -P इंटरनल, इधर देखिए dV, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन बताऊं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए, फॉर गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो क्या आएगा, PV = nRT, और वहां पर अगर मैं PI की वैल्यू निकालूं, P इंटरनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो nRT / V, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप क्या करोगे, इसको उठाना है और यहां पर रख देना है, तो रखो। तो dW = -nRT / V, और dV आ जाएगा। ये चीज आपको समझ आई क्या। और अगर आप वॉल्यूम को V1 to V2 चेंज कर रहे हो तो आप लिमिट लगा सकते हो फिर तो उसमें, ओके। और यहाँ पे अगर आपने पहले कोई वर्क नहीं करा तो 0 to W आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट लगाइए। मैंने आपको बताया था कि आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं रिवर्सिबल के केस में, तो क्या आएगा, dW = -nRT / V, और इसको भी अगर आप dV/V ले जाओ, इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा आपको पहले पता होना चाहिए इसके बारे में, और नहीं भी पता है तो यहां से आप समझ जाओगे V2/V1, और ये 0 to W हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने इक्वेशन बन के आएगी, वो है ये वाली इक्वेशन है V1 to V2 और 0 to W। अब यहां पे आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए जी। यहां पे W लगाओगे और लिमिट डाल दो उसकी, यहां पे ऐसे = -nRT। अब यहां पे क्या है, ln V, तो यहां पे लगा दो V1 और V2, तो क्या आएगा, यहां से W -0, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इतना आपको मैं समझता हूं, आपको इतना आता है। तो W = -nRT, क्या आएगा यहां पे, ln V2 /
V1, ये इसकी एक फॉर्म आ गई। जब भी आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल आएगा तो आपको जो इक्वेशन लगानी है याद रखना वो ये लगानी है। इसको तो आप हमेशा भूल ही जाओगे, बार बार याद नहीं रहेगा। एक्सप्रेशन कैसे आया है वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप कुछ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और इसको याद रखना। W = -nRT ln, ऊपर V2 है डिवाइड बाय V1 है, -nRT ln V2 डिवाइड बाय V1 होगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आई क्या? कैसे बना है, कैसे आया है वो देख लो एक बार और उसके बाद में हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से तरह से वो इस इक्वेशन को पूछ सकता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लो, ये सब कहानी छाप लो अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, ओके ओके जी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने W = -nRT ln V2 डिवाइड बाय V1 रखा है और अभी जो मैंने मिटाया है वहां से आपने देखा होगा क्या, P1 V1 = P2 V2 ये भी होता है। तो यहां से अगर मैं निकालूं V2 बाय V1, ये चाहिए ना मुझे वहां पर रखने के लिए, तो V2 डिवाइड बाय V1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो P1 डिवाइड बाय P2 आ जाएगा क्या? सॉरी V2 डिवाइड बाय V1 = इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया तो वैल्यू आई, ये आई क्या? तो इसको अगर आप इसमें रखोगे तो फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं, इधर देखिए। फॉर्मूले कुछ भी बन सकते हैं और आपको कहीं भी कुछ भी लगाना पड़ सकता है। कैसे? nRT ln V2 डिवाइड बाय V1, या फिर वो बोल दे -nRT, प्रेशर के टर्म में आपसे पूछे P1 डिवाइड बाय P2, यहां V2 है तो यहां P1 है। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर वो बोले -nRT 2.303, यहां पे log लगा देगा वो, फिर V2 डिवाइड बाय V1 = -nRT, यहां पे log लगा देगा, फिर वो बोल दे P1 डिवाइड बाय P2, और इससे पहले 2.303 log P1 डिवाइड बाय P2, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मैं बात करूं इसके बारे में, अगर मैं बात करूं nRT को भी रख दे, वो nRT को P1 बाय P2 रख दे, है ना। nRT की जगह पे अगर वो P1 V1 रख दे तब भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। इस तरह से आप समझ सकते हो, मतलब इसमें आप सब आपको आता है, आपको P1 V1 और यहाँ पे 2.303 log ये तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको मैं केमिस्ट्री में क्या ही बताऊं। तो आप ये सब फॉर्मूले इसी के ही है, ये सब फॉर्मूले W के ही हैं, कैसे भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले एक बार समझ लेने हैं, याद केवल यही रखना है, जो याद करना है वो केवल ये करना है, बाकी सारा आपको समझना है और बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जी। और ये वाला तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद से भी बहुत ज्यादा, बेहद खतरनाक वाला खतरनाक बात है इसके अंदर। ठीक है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इतनी चीजें आपको समझ आई क्या? इतनी चीजें आपको समझ आई क्या? ओके, इतनी चीजें समझ आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं इसी में ही इंटरनल एनर्जी की, या फिर एंथैल्पी के चेंज की, या फिर हीट के चेंज की, तो उसको आप कैसे बताओगे? पहले W वाला समझ आ गया, W वाला समझ आ गया। ओके, अब देखिए इधर, अगर ये समझ आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या बताया था? du = dq माइनस dw, सॉरी dq प्लस dw, ये सब होता है। और एक और चीज मैंने बताई थी, जो du होता है उसकी वैल्यू है ncv/dt, और यहां से आइसोथर्मल से आपने एक चीज ये भी कैलकुलेट करी थी कि जो dt है मतलब उसमें चेंज ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? ncv, और ये 0 मतलब सारा ही 0 हो गया। इसी तरह से dh की भी हो जाएगी, ncp/dt होता है वो, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये दोनों चीजें समझ आ गई। अब देखो, आप देखिए इसके अंदर
यहां से अगर मैं बात करूं कि du की वैल्यू क्या है 0, इसको उठा के इसमें पुट कर दो। कैसे? यहां पे वैल्यू 0 रखो, यहां पे dq रखो और प्लस dw। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं आप? dq की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस dw और दैट इज प्लस nRT ln। ऐसे हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा v2 डिवाइड बाई v1, या फिर बोल सकते हो प्लस, ध्यान रखना यहां पे ln लिया है आपने, उसके अकॉर्डिंग फिर सब बदल लेना, उसके अकॉर्डिंग आप सब बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत, कोई शंका, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हुआ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सेम वे अब आपको करना है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर आपको बताना होगा क्या वर्क, तो उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल सीधी सीधी बातों से समझते जाइए, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए इसके आगे की चीजें शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें क्या लेना है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आ गया। सेम इसी तरह से ही करना है, क्या है वो उसके बारे में चलिए देखते हैं। यहां पे लगा देना है बस इरिवर्सिबल, है ना, आइसोथर्मल तो है ही। इसी तरह से हम एडियाबैटिक का पढ़ेंगे और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को कंबाइन करके एक्सपेंशन कंप्रेशन में खुद ही लगते रहते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है हमें। हमें जो दिक्कत है वो तो बस इस चीज की है कि ये बस हमें सारे फॉर्मुलेट करके एक बार देख ले, समझ ले, फिर वे जो फॉर्मूले हैं वो सब लगते रहते हैं, खुद ही लगते रहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इधर आइए जनाब, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको फिर A to B जाना है, कोई ये प्रोसेस है वहां से B की तरफ जाना है, और अगर उसका प्रेशर P1 है, V1 है, टेम्परेचर तो सेम होगा, और P2 V2 है और टेम्परेचर सेम होगा, और यहां से P1 V1 इज इक्वल टू nRT। सेम वे P2 V2 इज इक्वल टू nRT। सेम वे इन दोनों को मिला दो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये तो आप कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अभी पढ़ा है आपने, इससे पहले ही पढ़ा है। अब इसके आगे की चीजों के बारे में मैं आपसे बताता हूं कैसे करना है। इधर देखिएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 क्लियर है, ओके। अब इसके आगे अगर आपको बढ़ना होगा तो उसको कैसे बढ़ेंगे? W इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है? P एक्सटर्नल dV, इसके बारे में मुझे बताना है। एक बार अपने आप करके देखो क्या आना चाहिए। क्या ये मैं P एक्सटर्नल को इंटरनल के बराबर रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? इसके बारे में आप एक बार देखो, खुद देखो एक बार, और मैं तो फिर बताऊंगा ही। ठीक है, मैं तो फिर बता ही दूंगा। एक बार अपने आप देखिए कि P एक्सटर्नल को मैं P इंटरनल के बराबर रख सकता हूं कि नो? P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रखा जाता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं रखा जाता। कसम से ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए होता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल रिवर्सिबल के लिए ही होगा। ओके, अब इधर आइए, P एक्सटर्नल और V2 माइनस V1 लिख सकता हूं क्या? V2 माइनस V1 लिख सकता हूं क्या? यस, इसको लिखा जा सकता है। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको नॉर्मल पता ही है, इसमें कुछ अलग से समझने की कोई बात आई भी नहीं और कुछ है भी नहीं। इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई क्या? ठीक है, इतनी चीजें समझ आई? ओके। अब बात यह है कि आपको अगर दो प्रेशर दिए हैं या फिर एक तीसरा प्रेशर दिया है तो दो केस बन गए। यहां पे P एक्सटर्नल कौन सा होगा उसको फाइनलाइज करने के लिए ये फॉर्मूला है
पी एक्सटर्नल कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है जब कंडीशन केस आते हैं, कंडीशन के केसेस आते हैं, कुछ भी आ जाता है तो आप क्या करोगे, इधर देखिए, इधर देखो कैसे करना है, इधर देखिए। अगर आपके पास में प्रेशर चूज करने हैं, प्रेशर बताना है आपको, प्रेशर कौन सा मुझे प्रेशर लेना है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर लेना है, एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे आप चूज करोगे तो उसके दो केसेस हैं। पहला केस वन, केस वन क्या है और केस टू क्या है, केस टू क्या है उसको लेंगे। अगर मैं बात करूं दो प्रेशर आर गिवन, टू प्रेशर्स आर गिवन, दो प्रेशर है P1 एंड P2, P1 एंड P2, दो मेरे पास में प्रेशर है, ठीक है। अगर मेरे पास दो प्रेशर है तो मैं कौन से वाला प्रेशर लूंगा, W इजिकल टू माइनस P2 वाला लूंगा और V2 माइनस V1 मेरा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये आपको इतनी बात समझ आई क्या। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसमें दो सेकेंड वाला प्रेशर, दो प्रेशर गिवन है P1 एंड P2, तो सेकेंड प्रेशर विल बी टेकन, सेकेंड प्रेशर, दूसरे वाला प्रेशर शुड बी टेकन, शुड बी टेकन, दूसरे वाला प्रेशर होना चाहिए। और अगर मैं केस दूसरे केस की बात करूं, अगर मैं इसके केस की बात करूं तो क्या होगा, अगर उसने थर्ड कोई प्रेशर दिया, थर्ड प्रेशर कोई और अलग ही, अलग दुनिया से, अगर इसका ये प्रेशर इस गिवन है, मानो उसका नाम दे दो आप P3, तो हमेशा यही लेना है। तो जो W होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस P3 V2 माइनस V1। इतनी चीज समझ आई क्या? ओके, क्लियर। अब आपको यह पता है कि आइडियल गैस के लिए V को अगर मुझे निकालना हो तो nRT डिवाइड बाय P1 या फिर जो भी है ऐसे देखो, इधर देखो, माइनस P2 nRT डिवाइड बाय P2 माइनस है nRT डिवाइड बाय P1। और अगर मैं इस P2 को निकाल दूं, इसको अंदर डाल दूं और nRT को बाहर निकाल दूं तो वैल्यू क्या आएगी उसको देखिए जनाब, माइनस nRT 1 माइनस, और इसको अंदर ले जाऊंगा तो P2 डिवाइड बाय P1 आ जाएगा, P2 डिवाइड बाय P1 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हो। समझ आया क्या? इतनी चीज समझ आई क्या? और सेम वे में आप इसको भी कर सकते हो, V2 वाले को भी ऐसे उड़ा सकते हो। तो W इज इक्वल टू माइनस P3, W इज इक्वल टू माइनस P3 nRT डिवाइड बाय P2 माइनस nRT डिवाइड बाय P1। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ इस तरह से हमें लेना है। तो जब भी इरिवर्सिबल आना है तो फॉर्मूला कौन सा लेना है? P एक्सटर्नल dV, क्योंकि हम P एक्सटर्नल को इंटरनल के बराबर नहीं रख सकते। ये अगर आप इस तरह से समझोगे, देखिए अगर आप फॉर्मूले रख सकते हो रट लो, मेरे तरफ से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझना है, अगर आपको इन चीजों से खेलना है, मजा लेना है इनका, तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको याद रखना है इरिवर्सिबल के लिए क्या बताया था मैं, P एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन रिवर्सिबल का केस में हो जाएगा। तो ये क्या है? रिवर्सिबल वाला केस है, P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं होगा, और जब P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर नहीं होगा तो वहां पर हम यही फॉर्मूला रखेंगे, और जो V2 है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये चीज रिलेट भी कर सकते हैं। समझ आया क्या? इतनी चीज बिल्कुल कतल वाली चीज है, बिल्कुल खतरनाक वाली चीज है। अगर आप ऐसे समझोगे तो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, और अगर नहीं समझोगे तो आप रटते रहो फॉर्मूला को, फॉर्मूले रटते ही रहो, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पूरी कहानी बताई उसको मैं समराइज करके आपको देता हूं, बिल्कुल बनी बनाई खिचड़ी जिसको बोलते हैं। बस अब आपको वो खानी है। ठीक है, खिचड़ी बनके तैयार है इन सब चीजों की। अरे खिचड़ी का मतलब वो नहीं है गोलमोल, खिचड़ी का मतलब ये है कि आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसका कंक्लूजन देता हूं मैं, अब कंक्लूजन देता हूं जी। ठीक है, इधर देखिए कैसे देंगे कंक्लूजन, क्या बताएंगे कंक्लूजन के बारे में। इधर देखिए जनाब, इधर देखिए,
अगर कंक्लूजन बताना है इसका तो मैं क्या बताऊंगा, कंक्लूजन में क्या बताना है, कैसे बताना है कंक्लूजन, इधर देखिए। और वही आपको याद रखना है, 4 आइसोथर्मल प्रोसेसेस, इसके बारे में ही है ये कहानी। ओके, बहुत अच्छी बात। अगर इसके अंदर याद रख लेना इसको, पूरी टेबल को बहुत अच्छे से दिमाग में छाप लेना इसको, ठीक है। अगर यहां पर प्रोसेस जो है आपके पास में वो रिवर्सिबल है जी, आइसोथर्मल तो सब में ही है, ठीक है। 4 रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, या फिर मैं बोलूं इरिवर्सिबल के बारे में है, इरिवर्सिबल के बारे में पहला। और दूसरा, अगर ऐसे है तो जो वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए देखो W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 डिवाइड बाय V1, ये याद रखना फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला प्रेशर वाला याद रख लो, बाकी तो आपको पता ही है, प्रेशर वाला उल्टा हो जाता है बस, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इरिवर्सिबल के केस में क्या होगा, इरिवर्सिबल के केस में W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल dV, या फिर मैं बात करूं P एक्सटर्नल, या फिर P2 भी हो सकता है वो। अगर वो P2 हुआ तो क्या होगा, P2 हुआ अगर तो NRT डिवाइड बाय P2, ये वहीं पे कर लिया करो। इसको जो चेंज वगैरह करना है ये तो वहीं पे ही कर लोगे आप, P1 इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल आप कहते हो कि नहीं मुझे तो अभी करके दो, ये लो जी, वो भी ले लो। कैसे, P2 1 माइनस NRT आएगा इधर, NRT उसको सोल्व करना है बस, उसको सोल्व करना है बस, और ये आ जाएगा। देखिए जनाब, यही आया है क्या, बहुत अच्छी बात। ओके, और अगर मैं कहूं यहां पे थर्ड एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस P3 और dV आप कर लेना उसको V2 बाय V1, V2 माइनस V1 कर लोगे। अरे इसको कह रहा हूं V2 माइनस V1 कर लेना, अपने आप कर लेना इतना तो, ठीक है। ये हुआ इसका। अब देखो, अगर मुझे इसके साथ साथ अगर मुझे इंटरनल एनर्जी का चेंज भी बताना है, NCV dt, तो dt तो 0 है, इसके लिए भी 0 होगा और इसके लिए भी 0 होगा। इधर देखो DH की वैल्यू NCP dt, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। और अगर कोई आपसे पूछे DQ की वैल्यू भी बता दो मुझे, अब DQ की वैल्यू बता दो, क्या इतना बता ही रहे हो, तो DQ की वैल्यू आप निकाल लेना, आराम से निकाल लेना। इधर लिख देता हूं, उसको लिख देता हूं इधर, कि अगर आपको फर्स्ट लॉ से बताना है तो जो D, इधर देखिए वो नहीं आ पाएगा, उधर शूट में नहीं आएगा, इसलिए आप इधर देखिए। आप फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करेंगे आप, जो du होगा वो dq प्लस dw के बराबर होगा, और आपने इसको 0 रख दिया तो जो dq होगा उसकी वैल्यू माइनस dw होगी। इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लॉ से आ जाएगा वो, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, रिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल का कोई क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते, मेरी गारंटी। अगर आपने इतनी चीज समझ ली तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही लोगे। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर आप इस तरह से समझते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा इन दो कॉन्सेप्ट का, ठीक है। इसको समझ आता है क्या, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। और बेहद इंपॉर्टेंट है ये, हाईली इंपॉर्टेंट, रिकमेंडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, utmost important, whatsoever you want to do, you can do it on this. ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ओके जनाब, लिख लीजिए इसको, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी चीज आप यहां से पढ़ते हो तो वो पढ़ने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, आपको बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए वो चीज, कि भाई ये तो करने के बाद में मुझे मजा आ गया, ये चीज मैंने सीख ली, आज के बाद में ये क्वेश्चन मैं करके देखूंगा और मेरे से हो जाएंगे। और आप ये ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला सही लगाते हो, कॉन्सेप्ट सही से समझते हो, कॉन्सेप्ट सही लगाते हो, तो कैलकुलेशन ही बचती है। फिर कैलकुलेशन सही करोगे तो ऑब्वियसली आंसर सही आना है। ट्रस्ट करो अपने आप पे, और उसके बाद में सब चीजें बड़े आराम से होती चली जाएंगी। इतना आप नोट कर लो, उसके बाद में इसके आगे की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए इतना कर लिया होगा, इसके आगे की चीजें देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी तो देखने चाहिए, इसी टेबल के बेस पे मिलेंगे आपको, मैं बता दूंगा। देखो इधर से ही इसी टेबल के बेस पे मिलेंगे। कैसे है वो देखिए जनाब, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा कैसे है इस टेबल के बेस पे, इधर देखिएगा, इधर देखो। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है, और आपको देखना कितना चुटकी में क्वेश्चन हो जाएगा। चुटकी बजाओगे और इधर से क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन कराता हूं, दोनों क्वेश्चन इसी के बेस, इसी को नहीं कॉन्सेप्ट पे बेस है, और घूम फिर के ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेना। अब देखो क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड isothermally and reversibly at 20 degree centigrade from volume 2.28 meter cube to 4.56 मीटर क्यूब। कैलकुलेट, आपको एक चीज नहीं बतानी, दुनिया भर की चीजें बतानी है। पहला है डी क्यू बताओ, दूसरा है डी डब्ल्यू बताओ, तीसरा है डी यू बताओ, और चौथा है डी एच बताइए। ये बताना है आपको। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। एक बार अपने आप करके देखो। ठीक है, एक बार अपने आप इसको करके देखिए क्या आना चाहिए। फॉर्मूला क्या लगेगा, एक बार दिमाग लगा, खुद लगाओ, एक बार खुद समझिए। ठीक है, अब देखो इसमें लगाना क्या है, आपको पता चलिए रिवर्सिबल भी दी है और आइसोथर्मल भी दिया है। तो आइसोथर्मल के अंदर रिवर्सिबल दिया है, फॉर्मूला क्या है मेरा, माइनस nRT ln V2 डिवाइड बाई V1। फॉर्मूला लग दो, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। इसकी टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी है, टेम्परेचर क्या दिया है जी इसमें, टेम्परेचर ये दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब क्या, इसमें 273 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 300। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं छोटी छोटी चीजें पहले लिखनी, गिवन ये है, ऐसे आपको करना चाहिए, एक बार में करना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा समझना भी है, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ln लगाओगे और V2 की वैल्यू, अगर आप ln नहीं लगाना चाहते तो लिख दीजिए 2.303 log V2 की वैल्यू क्या है, ये है 4.56 मीटर क्यूब, और डिवाइड, देखो यूनिट के साथ में करना है जब भी। अगर आप 2.28 लिख दोगे तो गधा घोड़ा क्या, कुछ तो आना चाहिए, आपसे कैंसिल आउट हो जाएगा और केल्विन से केल्विन कट जाएगा, जूल पर मोल बचेगा। जो वैल्यू आएगी वो ही आप बता दो। क्या वैल्यू आई है, -1.728 किलो जूल पर मोल। और आप सोल्व कर लेना जी, ये तो मैथ है, इसमें मैं क्या बताऊं। ठीक है, इधर आओ, इधर की तरफ। अब देखो अगला क्या है, आपको डी डब्ल्यू निकाल लिया, डी डब्ल्यू निकल गया तो फर्स्ट लॉ से क्या कर सकते हो, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब डी क्यू क्या होगा, माइनस डी डब्ल्यू के, क्योंकि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे जो डी क्यू की वैल्यू होगी वो प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगी। अरे मतलब माइनस डी डब्ल्यू तो होगी, अगर इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस nRT ln V2 डिवाइड बाई V1, और इसके इक्वल को क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रख दो बस, 1.728 किलो जूल पर मोल, कुछ इस तरह से आ जाएगा। DQ की वैल्यू भी आ गई है ना, इसका उल्टा कर दो। और अगर इंटरनल एनर्जी को बताना है तो उसकी वैल्यू भी 0, और अगर एंथैल्पी का 0, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले में dt आता है, वहां से आप कर सकते हो। फॉर्मूले क्या है ये भी देखना है क्या, NCV dt NCP dt DH। ठीक है,
ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये बेसिक वाला क्वेश्चन था, इसमें तो दिमाग लगाने की जो समझने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे सीधा आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप मैं धीरे धीरे कराऊंगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। इधर देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाट्सएवर जो आपका मन करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए इधर क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा, समझ आ रहा है हर चीज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज करना इसी को ही, और ये क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। कैलकुलेट मिनिमम वर्क बताना है। देखो क्वेश्चन पलट गया है, अलग तरीके से घूम गया है। कैलकुलेट मिनिमम वर्क डन व्हेन work done when 16 gram of oxygen is compressed at 300 Kelvin। ओके, समझते रहना सब चीजों को। फ्रॉम प्रेशर, कौन कौन सा प्रेशर है, 1.01325 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके पास बिल्कुल सब चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? अब इसमें पूछा है मिनिमम वर्क डन, इसने तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दिया ही नहीं, पहली बात तो ये है, और दूसरी इसने कंप्रेशन दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। तो अब इस तरह के अगर आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे, पहली बात तो एक बार आप इनको खुद प्रैक्टिस करके देखो, यहाँ पे पॉज करके स्क्रीन को पॉज करके देखो, और स्क्रीन को पॉज करके इसको प्रैक्टिस करके देखो। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी करनी है, क्या? एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, और इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से समझ के रखना, जहन में उतार लेना आपने, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और ये ट्रिक अगर आप नहीं समझोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप एक चीज याद रखना, एक ट्रिक से याद रखना कि आईसीयू होता है ना, जो आईसीयू मतलब ये वाला आईसी, इसको आईसी समझ लेना। आईसी इसको बिल्कुल ब्रैकेट में डाल, में रिसीव करने आई थी, आईसी में रिसीव करने आई थी। ये ट्रिक है जी, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इस चीज को समझने की। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, इस फॉर्मूला में कौन सा लगाऊं, इसको समझने की ट्रिक है। कैसे? अब देखो, जो आईसी है उसको बनाओ आई और सी, छोटा नीचे की तरफ आएगा जी सी, ठीक है, सी ऐसे आएगा। आगे में रिसीव आर ई सी, इसका ये लेना है, ठीक है, और आई थी आई ई, ऐसे लगाना है आई ई। तो इसका मतलब इस तरह से है। मतलब अगर आपसे पूछे मैक्सिमम कंप्रेशन का वर्क डन, तो फॉर्मूला कंप्रेशन। इधर देखो, अगर आपसे पूछ लिया मैक्सिमम कंप्रेशन का वर्क क्या है, वर्क डन क्या है, तो क्या बताओगे? इधर देखो, मिनिमम कंप्रेशन का वर्क क्या है वो बता दो, या फिर बोल दे कि वर्क बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए, मैक्सिमम एक्सपेंशन के लिए क्या होगा वो बताओ। और वर्क अगर आपसे पूछे मिनिमम एक्सपेंशन के लिए तो आप क्या करोगे? बस इतनी सी मुझे बात बता दीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। इधर देखो, मैक्सिमम कंप्रेशन सीसी, तो आईसी वाला आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मिनिमम कंप्रेशन आरसी वाला लगाना, रिवर्सिबल कंप्रेशन का लगाना है। इरिवर्सिबल कंप्रेशन, अरे आईसी का मतलब इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ओहो हो, आई का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, ये तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, आपको समझ आ गया होगा। और सी का मतलब है कंप्रेशन, और ई का मतलब है एक्सपेंशन, यही तो चीज गाई है अब तक।
यही तो चीज गाई है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन और ई वाला है, रिवर्सिबल वाला लेना है, और मिनिमम एक्सपेंशन ये वाला है, तो ये वाला लेना है। क्लियर है क्या? ऐसे बना लेना आपको। तो यहां के बाद इतना करने के बाद में इसको देखो, ये चीज समझ आई क्या? आइस ये वाली ट्रिक लगानी है, और इस ट्रिक को लगाने के बाद में आप क्वेश्चन कर दोगे मिनिमम वर्क डन किसका? कंप्रेशन का। तो कौन सा आएगा? मिनिमम वर्क डन ऑफ कंप्रेशन, मतलब रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है, इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। इतनी चीज समझ आई क्या? अब तो बस बचा ही नहीं कुछ, अब तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेके आओ। दैट्स इट। ठीक है, करिए। देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। परफेक्टली फाइन। ठीक है, कैसे? इधर देखिएगा, इधर देखो। अगर मुझे रिवर्सिबल क्लियर हो गया, रिवर्सिबल का लगाना है, ये भी चीजें क्लियर हो गई। और रिवर्सिबल में मुझे बताना क्या है? कंप्रेशन का बताना है। ओके जी। अब कंप्रेशन और एक्सपेंशन उसको आप छोड़ दिया करो, उसको आप दिमाग पे इतना जोड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है जी। ओहो, इतना तो समझने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर फिक्स है तो आइसोथर्मल चीजें हैं, आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? W इज इक्वल टू नॉर्मल लगाओ nRT ln P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या है? अब नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट, ये मोल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, ये तो आपको आती होंगी, है ना? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। कैसे? N इज इक्वल टू क्या आएगा? 16 ग्राम डिवाइड बाय 32 ग्राम ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, इससे ये कट गया, तो 1/2 मतलब 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको उठाओ, इधर पुटक दो। अब इधर पटकेंगे तो कैसे होगा? देखो, 2.5 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, वो आप सब निकाल सकते हैं। आप यूनिट अगर आपको आती है तो आप सब निकाल सकते हो। फिर लिख लो, चलो फिर अगर आप ऐसे कहते हैं तो लिख लीजिए जी। 300 केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, और फिर यहाँ पे ln आएगा। ln के बाद में P1 की वैल्यू जो भी है वो सब आप कर सकते हो। 3 to 5 इंटू 10 to the पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से नीचे वाला कट जाएगा। 3 to 5 इंटू 10 to the पावर 5, ये सब कट पिट के जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख लीजिए, वही इसका W होगा। क्लियर है क्या? वही इसका W होगा। उसकी वैल्यू आती है 5.744 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। समझ लेना, सीख लेना, अच्छी बात है, और सीख ही लोगे, आपको सीख ही गए होंगे। ठीक है, इसको आप नोट करो, उसके बाद में आगे की चीजों को देखेंगे। वो क्या है? अब एडियाबेटिक पे जाते हैं। आइसोथर्मल वाला पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब आपको आइसोथर्मल बता दिया, एडियाबेटिक के बारे में बताना है। एडियाबेटिक के बारे में समझना है, सीख लीजिए। एडियाबेटिक के बारे में बताना है। आइसोथर्मल वाला कंप्लीट हो गया। क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लो। इधर देखिए, अब दूसरी चीजों के बारे में। आइसोथर्मल वाले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब हो गया, और कंप्रेशन एक्सपेंशन वो उसके साथ में गिफ्ट है, वो तो सेफ साइड वाला गिफ्ट है। जैसे आप दुकान पे जाते होते हैं ना, पहले की बात है, अब तो नहीं आता है ना।
अगर आपको कोई चीज, मान लिया आपने कोई काम करा तो डिलीवरी फ्री हो गई है ना, या फिर कोई चीज आपने सामान खरीदी फ्लिपकार्ट से तो उसका चार्ज अलग से नहीं लगा, तो ये तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन उसका आईसी में रिसीव करने आई थी उससे हो जाता है, वो तो एक मतलब ऐसा छोटा सा ट्रिब्यूट मान लो, अलग से मान लीजिए। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, इसके आगे की चीजों को देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। इधर देखो, इधर देखिए जी, वर्क डन, खतरनाक वाला वर्क डन है ये। मतलब अगर आप इससे समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे, सब कर दोगे, सब उड़ा दोगे आप, सारे क्वेश्चन जिस तरह के भी होते होंगे। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल, मैं तो कहता हूं इरिवर्सिबल का भी, सब यहीं सीख लेते हैं एक बार में, कहानी खत्म हो जाएगी, इधर ही खत्म हो जाएगी। समझ आया क्या? ठीक है। अब एडियाबैटिक के लिए मतलब क्या है? एडियाबैटिक का मतलब ये है कि जो उसमें हीट चेंज है, ना तो सिस्टम से हीट ली जा रही है, नहीं सिस्टम को हीट दी जा रही है, बिल्कुल आइसोलेट करके छोड़ दिया उसको। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि dq इक्वल टू 0। मतलब अगर आप इसे फर्स्ट लॉ लगा दो तो क्या होगा? अगर आप इसमें फर्स्ट लॉ लगा देंगे तो फर्स्ट लॉ से क्या कहता है? फर्स्ट लॉ इधर देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट और वर्क को करने में खर्च होती है, उसको ऐसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू इसमें यहां पे पुट कर दो तो क्या आएगा? du इज इक्वल टू dw, ऐसे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है? ncv dt, और इसकी वैल्यू p एक्सटर्नल dv। ये आपका फॉर्मूला आ गया, बस इतना ही है जी, इतना ही है। और ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए? अगर आप इसको बिल्कुल p भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रिवर्सिबल के लिए भी है, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी है। ये दोनों के लिए फॉर्मूला लगता है। इसको आप ध्यान में अपने जहन में सब जगह समझ लो, बिल्कुल क्लियर दिमाग में छाप लो उसको कि रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, दोनों में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये ही लगेगा। एक बार इसको लिख लो। कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और मैं एक्सपेंशन करा रहा हूं तो क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा? आइए थोड़ा उसके बारे में सीख लेते हैं, जल्दी सीखेंगे। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर पूछता है एक्चुअली। ठीक है, देखिए इधर देखो। ओके, जो वर्क डन है एडियाबैटिक के लिए, अगर मैं बोलूं एक्सपेंशन के केस में क्या होगा और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, तो आइए उसको सीखते हैं। देखो, एक्सपेंशन का मतलब गैस अपने आप कुछ काम करेगी और उसको पीछे की तरफ खींच देगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या, का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम को कोई काम करना पड़ेगा। कैसे? इधर देखो, ओहो दिक्कत हुई होगी थोड़ी सी। इधर देखो, अगर इसको वॉल्यूम को एक्सपेंड कराना है, मुझे एक्सपेंड कराने का मतलब ये वॉल्यूम इधर से इधर चला जाए, यहां तक हो जाए, पिस्टन थोड़ा और दूर चला जाए। अगर मुझे ऐसा कराना है, एक्सपेंशन कराना है, तो ये सिस्टम को काम करना पड़ेगा। अगर इसको काम करना पड़ेगा, अगर सिस्टम पे काम करना पड़े या सिस्टम से काम करना पड़े, उसका मैंने अभी साइन कन्वेंशन बताया था। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन है। तो मतलब क्या होगा? W की वैल्यू माइनस। ठीक है, और अगर कंप्रेशन होगा, इधर देखो, अगर कंप्रेशन होगा तो इसके ऊपर काम हो जाएगा, ये काम करेगा इधर से और वो उधर से काम करेगा, तो ये ऑन द सिस्टम होगा। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो W की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये चीज समझ आई क्या? बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आई क्या? अब देखो, यहां पे टेम्परेचर को कैसे बताऊंगा? अगर W इसकी वैल्यू, अगर मेरे पास जो फॉर्मूला है वो यहां से देखो, du इज इक्वल टू dw, और अगर इसकी वैल्यू क्या है? निगेटिव, और इसकी क्या होती है? ncv dt।
तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव निकल के आ जा रही है। तो टेम्परेचर क्या है, निगेटिव है। तो एक्सपेंशन के केस में, यहां देखो, एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा, इस वाले केस में देखो, कंप्रेशन करेंगे तो सेम वही चीज लगाओ। तो du इज इक्वल टू NCV/dt इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो मतलब dt की वैल्यू पॉजिटिव है, तो dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या, दोनों चीजें क्लियर है। इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा इसको। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, ये याद रखना जी, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बिल्कुल क्लियर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हो गया, ओके। अब देखो अगली चीज, इसके आगे देखिएगा क्या होगा, इसके आगे देखिएगा क्या होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, उधर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो देखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फॉर रिवर्सिबल, एक मिनट ना, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा इसके लिए, इधर देखिए, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल वेरिएबल्स आर गवर्न्ड बाय, महसूस किए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, गवर्न्ड बाय पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से कराया जाता है। अगर आपको ये बताना है कि पहली अगर मेरे पास कंडीशन ए थी और दूसरी कंडीशन मेरे पास बी है, फाइनल इनिशियल स्टेट ये है, इनिशियल स्टेट, और इस पे कुछ है P1, V1, T1 ऐसा कुछ है, और इधर ये क्या है, फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट अगर ये है और इसके ऊपर क्या हो, आय हाय, इसके ऊपर P2, V2, T2 होगा, तो इनके बीच में मुझे अगर ये दो चीजें दी है तो ये कैसे निकालूंगा मैं, है ना। तो अगर चार चीजें पूछी है, रिलेशन आएगा, समझ आ जाएगा। चार चीजें दी है, सॉरी, चार चीजें का फॉर्मूला है, तीन चीजें आपको दे दी तो चौथी चीज आप निकाल सकते हो। सेम वे में इसका जो इक्वेशन होती है वो होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसकी इक्वेशन होती है। आइडियल गैस के लिए बता रहा हूं मैं, आइडियल गैस के लिए है ये। और दूसरी बात क्या है, वेयर प्रेशर वॉल्यूम में आपको पता ही है, और जो गामा है वो क्या है, गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाय Cv, जो आपने हीट कैपेसिटी के अंदर पढ़ा भी होगा। गामा क्या होता है, ये होता है। और अगर आपके पास में इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, या PV इक्वल टू 1 मोल के लिए 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या होगा वो PV इक्वल टू nRT हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पे प्रेशर को आप यहां पे रख दो तो क्या आ जाएगा, RT डिवाइड बाय V ऐसे, और यहां से V की पावर क्या आएगा, गामा आ जाएगा, और उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। और ये भी कांस्टेंट है, R की पावर गामा भी आएगा। तो TV की पावर क्या लेना है, TV की पावर जो आप कैलकुलेट करके लेके आओगे यहां से वो आएगा TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है। ठीक है। और अगर आपको इसको प्रेशर एंड टेम्परेचर की टर्म में रखना है तो वॉल्यूम हटाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हटाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए इधर, ओहो इधर देखिए, इधर देखिए, उधर से, इसके बाद में यहां देखना है।
अब आपको हटाना क्या है, वॉल्यूम। तो P जो का तो RT डिवाइड बाय क्या क्या P, और इधर देखो वॉल्यूम हट गया, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देख लीजिए क्या आएगा चाहिए, P की पावर क्या आएगा 1 माइनस गामा, T की पावर क्या आएगा कांस्टेंट आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। और अगर आपको इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, P1 1 माइनस गामा, T1 गामा इज इक्वल टू P2। ये आप इक्वेशन को याद रखना, यहाँ पे 1 माइनस गामा है और ये 1 माइनस गामा है, ऐसे आप समझोगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, CP डिवाइड बाई CP कैसे निकालोगे वो सब आप सीखते जाओगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई क्या, बिल्कुल क्लियर हुआ, मजा आया, समझ आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर समझ आ गया तो मेरी भी तपस्या बिल्कुल सफल हो जाएगी अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो। ठीक है, अगर आपको मेरी ये चीज समझ आ गई तो मेरी भी तपस्या सफल हो जाएगी जी। ठीक है, ये कर लिया, समझ आ गया, कैसे करना वो समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है अगर इतना समझ आता है। अब देखिए यहां से 3 फॉर्मूले मेरे पास बन के आए हैं, एक तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक TV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा। एक को याद रखना है, पहले को याद रख लेना, बाकी बदल लेना, वही निकल जाएंगे, बाकी जो है वो वही निकल जाएंगे, उनके आंसर आने की कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद आते हैं, खुद आते हैं जी। इधर देखिएगा, नेक्स्ट थिंग, अगली बात, इतना होने के बाद में नेक्स्ट बात क्या है उसको देखते हैं जनाब, उसको देखते हैं, अगली वाली चीज को देखते हैं। आप देखो, अगर मैं आइसोथर्मल के लिए यूज करूं, आइसोथर्मल के लिए, एक मिनट, आइसोथर्मल ये रिवर्सिबल कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहां पे आपको जो चीज मिली थी वो क्या थी, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कुछ इस तरह से था। ठीक है, और रिवर्सिबल के लिए बात करूं, सॉरी आइसोथर्मल के बाद में एडियाबैटिक के बारे में बात करूं, अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं मैं अगर, तो क्या होगा, इसका कुछ ये होगा, गामा आ जाएगा। और गामा की वैल्यू आप याद रखना 1 से हमेशा ज्यादा होती है, गामा की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होती है, मतलब क्या है कि CP डिवाइड बाय CV की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। और एक और इनमें रिलेशन होता है, वो क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, NR होता है एक्चुअली, है ना, उससे भी समझ सकते हो। अगर 1 मोल के लिए, अगर 1 मोल के लिए बात करूं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और अगर यहां से आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये चीज समझ आई क्या? इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसे होगा, कुछ इस कदर से आएगा, और नीचे वाले के लिए आएगा वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, वो बिल्कुल ही नीचे ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो ग्राफ प्लॉट होएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और जो एडियाबैटिक के लिए होगा वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा बिल्कुल, उसका उस ये इसमें इतना स्पेस, इसमें इतना भी नहीं रहेगा। और किस किस के बीच में ग्राफ है, ये इसके बीच में ग्राफ है, बना के भी देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे गामा है, मतलब इसकी 1 से वैल्यू ज्यादा होगी, 1 से वैल्यू ज्यादा होगी तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो कम आएगी, वो और नीचे चला जाता, वो जाता नीचे चला जाता रहेगा। और अगर इसकी वैल्यू माइनस में हो जाती तो वो ऊपर चला जाता, तो वैल्यू और बढ़ जाती, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये प्लॉट कैसे करना ये आपको आना चाहिए, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ कि प्लॉट आपको बनाना आता है, प्लॉट करना आपको आता है, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए, और ये किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई क्या? पहली बात तो है ये बात आपको बिल्कुल समझ आई। और अगर आपको यहां से गामा की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे करें, कभी कभी क्या करता है वो CP दे देता है या CV दे देता है, तो रट्टे नहीं मारने, कुछ फॉर्मूलेज के रट्टे नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में जितने कम फॉर्मूले रटोगे उतना ज्यादा अच्छा सफल हो पाओगे। कैसे करना है तो देखो, इधर देखो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ऐसे है। और अगर आपको CV दिया है या CP दिया है, देखो अगर आप CP से डिवाइड कर दोगे, इसको भी CP से डिवाइड कर दोगे और इसको भी CP से डिवाइड कर दोगे, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू 1 माइनस क्या आएगा आप यहाँ पे,
यहां पे क्या आएगा, गामा क्या है, ये है गामा है ये, ठीक है, गामा है ये, और यहां से R बाय CP सारी वैल्यूज रख दो, अगर CP दिया है तो वो दे सकते हो। आगे इधर देखो, इधर देखो, अगर CP माइनस CV इक्वल टू R है, तो अगर आप CV से डिवाइड कर दो, मेरा मन कर रहा है मैं CV से डिवाइड करूंगा, तो अगर आपको CV की वैल्यू दी है तो वो कर लो, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय CV। ऐसे आप इन दोनों फॉर्मूला को बना लेना वहीं पे, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे बन जाएंगे। 2 मिनट लगती है, 2 सेकंड लगती है एक्चुअली 2 मिनट भी नहीं लगती, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। इतनी चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई क्या? बहुत अच्छी और बेहतरीन बात है, ये बिल्कुल क्लियर समझ आनी चाहिए। क्लियर? ओके। अगर मैं बात करूं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट करके और वहां से पूछूं कि आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, इन सब के अंदर अगर वर्क डन को पूछूं तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा और किसका वर्क डन कम होगा, उसको बताना है, ठीक है। फॉर्मूला देखो, देख लिए होंगे, ओके, लिख लेना इनको, एक शॉर्ट नोट बना लेना पूरे वर्क डन का, पूरे वर्क डन का एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। और ये मेरी आपसे वादा है कि जितना वर्क डन मैंने कराया है उतना आप IIT जैम तक भी पढ़ के जाओगे ना, तो IIT जैम का एग्जाम भी निकाल दोगे। तो इसका मतलब है JEE एडवांस, नीट एडवांस, इन तब तक का मैंने आपको करा दिया है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चंस लगाते जाओगे तो समझ आता चला जाएगा, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है जी। देखिए इधर देखो, अगर आपके पास में एक इधर प्रेशर वाला है और इधर वॉल्यूम वाली लाइन है, तो प्रेशर का ग्राफ इधर है और वॉल्यूम का ग्राफ इधर है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अरे मतलब प्रेशर वाला ऐसे है और वॉल्यूम वाला ऐसे है, ठीक है, ठीक है। और एक ये है और एक ये है। अब आपको इसमें बताना है जी, चाहे इसको नीचे रख लो, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है, आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा वर्क सबसे ज्यादा होगा, या फिर ऑर्डर लगवा दो आप, ऐसे पूछ लेगा वो। तो क्या पूछेगा, W वर्क बताना है किस किस के लिए, ऑर्डर लगा दो, चाहे आइसोकोरिक का लगाओ जी, आइसोबारिक का लगाओ, ठीक है, और एडियाबैटिक का लगाओ, या फिर आइसोथर्मल का लगा दो। ये आपसे पूछ लेगा वो करने के लिए, तो क्या करोगे? एक्चुअली वर्क होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया के अंडर में कौन कौन से कर्व आ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। ये आपको पता चल गया आइसोथर्मल के लिए होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये नीचे और थोड़ा और नीचे जाएगा तो किसके लिए होता है, ये एडियाबैटिक के लिए होता है, ओके। इधर देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऐसा ही बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक। और ये वाला प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम, अरे आइसोबारिक होगा वो, प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये वाली लाइन कांस्टेंट है हर एक उस पे, और ये वाला आइसोकोरिक होगा। ये चीज आपको समझ आएगी, सारे चारों प्रोसेस। अब आपको एरिया अंडर द कर्व बताना है और बता दो बस। पहला कौन सा आएगा, W ऑफ आइसोबारिक। फिर इसके अंडर कर्व, इस यहां पे अगर कर्व लाइन खींचोगे, अरे अगर ये लाइन खींचोगे ऐसे, तो ये सबसे ज्यादा एरिया आएगा इसका, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, तो इसी फॉर्म में लगा दो बस। आइसो माइनस W किसका, आइसोथर्मल का जी, आइसोथर्मल के केस में। फिर माइनस W ऑफ एडियाबैटिक के केस में, फिर माइनस W ऑफ आइसोकोरिक के केस में। ये इसका ऑर्डर है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पूछ लेता है वो, उसको नोट कर लीजिएगा। कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये कैसे बेस पे, बेस क्या है इसका, तो जो वर्क है वो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, उसको हम बताते हैं वर्क, ठीक है। चीजें समझ आई?
चीजें समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर चीजें समझ आ गई तो। ठीक है, ये चीजें क्लियर समझ आई? बताइए, बिल्कुल क्लियर समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? मैं इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, इधर देखिए जनाब, इधर देखिए जी, बिल्कुल तसल्ली से देखना इधर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा देखना, अच्छे से देखना। इधर देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, आइडियल गैस, Cp की जो वैल्यू दी है वो 29.234 जूल पर केल्विन मोल दी है। इज एक्सपेंडेड, मतलब समझना, एक्सपेंशन बोल दिया उसने। हाँ, एक्सपेंडेड का मतलब एक्सपेंशन है। अब क्या है आगे? एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली कितना, कहां से? 1 dm³ से 10 dm³, समझते हो इसको? ओके, तो यहां पे T1 की वैल्यू क्या है? 750 केल्विन, एंड वर्क डन इज, अगर इस क्वेश्चन को कर डाला तो एडियाबैटिक के सारे क्वेश्चन हिला डालोगे तुम। अगर इस क्वेश्चन को कर दिया तो सारे क्वेश्चन हिला डालोगे, एडियाबैटिक के कर दोगे। इज मैक्सिमम, मैक्सिमम दिया है, आपको बताना क्या है? देखो इधर, फाइनल टेम्परेचर बताओ मुझे, फाइनल टेम्परेचर के बारे में बताइए कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये बताना है। चलिए शुरू हो जाइए अब। चलिए शुरू हो जाइए अब। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? मतलब इसमें क्या क्या गिवन है? पहली बात तो एक्सपेंशन गिवन है, ये चीज गिवन है। दूसरा, वर्क डन ऑब्टेन इज मैक्सिमम, मैंने आपको कुछ वहां पे बताया था। तीसरी चीज ये है एडियाबैटिकली। आप ये तीनों चीजों को समझ गए अगर तो कर डालोगे, और अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम आपको आनी ही है, ये तो तय है जी। ठीक है, अब इसको लगाओ, वही फॉर्मूला लगाने हैं, Cp माइनस Cv वाले, और ये सब चीजें लगानी है। इनको लगाइए, समझिए और बताइए मुझे भी क्या होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को आप बताओ कि क्या होनी चाहिए इन दोनों की वैल्यू। फाइनल टेम्परेचर ये है, Cp गिवन है, R की वैल्यू क्या है वो भी देखी जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आप पहले समझ लो, देख लो, उसके बाद में आगे की चीजें देखेंगे। कैसे करोगे? इसके बाद फाइनल टेम्परेचर बताना है। अब देखो, आपके पास में जो गिवन है उनको लिख लो। पहले ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिख देते हैं। इधर देखिए, सॉल्यूशन लिख दो। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है? Cp की वैल्यू क्या है? 29.234 जूल पर केल्विन पर मोल, ये गिवन है। दूसरा क्या है? एक्सपेंशन गिवन है। क्या गिवन है? एक्सपेंशन गिवन है। बहुत अच्छी बात है।
दूसरा क्या, तीसरी बात एडियाबेटिकली पूछा है, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली का मतलब होता है जो डी क्यू है उसकी वैल्यू है 0, जो डी क्यू वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 क्या है। तो चौथी चीज, वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम। ओके, टेम्परेचर एक गिवन है, कितना 750 केल्विन। ओके, और क्या क्या गिवन है, यहां से वॉल्यूम चेंज हुआ, ये वॉल्यूम क्या है 1 dm क्यूब V1 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू क्या है 10 dm क्यूब। ये दोनों इसमें गिवन है, दोनों चीजें आगे समझ। V1 की वैल्यू ये और V2 की वैल्यू ये, T1 की वैल्यू भी गिवन है। अब पूछा क्या है, मुझे बताया क्या है, मुझे फाइनल टेम्परेचर T2 में से पूछ लिया है, T2 मुझसे पूछ लिया है। क्लियर है क्या। अब देखो आपके पास में एक ट्रिक है, आईसी में रिसीव करने आई थी, ये वाली चीज। अब पूछा क्या, एक्सपेंशन, और उसको बताना मिनिमम या मैक्सिमम, तो रिवर्जिबल वाला लगाना है जी, रिवर्जिबल वाला लगाना है। और रिवर्जिबल आइडियल, रिवर्जिबल होगा एडियाबेटिक के लिए तो सेम फॉर्मूला होता है। अब लगा लो यहाँ पे, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा काम करना है। टीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे होगा। तो मतलब हमारे पास तो गामा भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी सीपी से। यहां पे देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा, ऐसे आएगा। एक मोल आइडियल कैसे, तो एन आर ले लेंगे, 1 आर ले लेंगे, अरे यहाँ पे यार इसको एन ले लेना, और इसके बाद में सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ऐसे आ गया। अगर मैं बात करूं कि उसने सीपी बताना है, अब आपको क्या बताना है, सीपी की वैल्यू बतानी है, तो क्या करोगे, सीपी डिवाइड बाय सीपी माइनस सीवी डिवाइड बाय सीपी की वैल्यू गिवन है, सॉरी, हाँ, आर डिवाइड बाय सीपी, इस तरह से आएगा। तो क्या आया, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू आर अपॉन सीपी आया क्या। और यहां से क्या कर सकते हो, यहां से क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इसको आप इधर ले जाओ, 1 अपॉन आर अपॉन सीपी इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा, या फिर मैं कह सकता हूं कि गामा की जो वैल्यू आएगी वो सीपी डिवाइड बाय क्या आएगी, सीपी प्लस आर, सीपी डिवाइड बाय सीपी प्लस आर रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। सॉरी, ये इधर आया तो ये माइनस आ जाएगा, सीपी माइनस आर आएगा, सीपी माइनस आर आएगा, ये वैल्यू आई। ये आपको डायरेक्ट वहीं पे करके देखना, रटना नहीं है, ध्यान रखना, रटना नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज को ऐसा रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं मारना है इसके अंदर। क्लियर है क्या, इतनी चीज समझ आ गई। अब आप ही काम करो, ये आपको पता ही है करना कैसे है। इधर देखिए जनाब, इधर देखिएगा, ठीक है। तो देखो गामा की वैल्यू क्या आएगी, इधर देखो, सीपी की वैल्यू क्या आएगी 29.234 डिवाइड बाय सीपी की वैल्यू फिर आगे 234 और जूल पर केल्विन मतलब 8.314 क्या आएगा, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो मुझे बताओ। और 1 से ज्यादा आएगी ये भी तय है, तो 1 से ज्यादा आएगी अप्रोक्सीमेटली 1 इतनी आती है, ठीक है, ऐसा आता है। और अब आपको करना क्या है, आप फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। आप वैल्यू क्या आएगी, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ये लगा दो। वैल्यू क्या आएगी, T1 की वैल्यू बताओ 750, V1 की वैल्यू 1 की पावर क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो 1.397 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या T2 मुझे निकालना है। और V2 की वैल्यू क्या है 10 है, 10 की पावर क्या आ जाएगा 1.397 माइनस 1। और इसका लॉग ले लो और लॉग लेके जो भी आंसर आपको लाना है, अरे आप सब कर सकते हो, अब तो सब कर सकते हो। T2 और यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा 0.0397 ऐसा कुछ आएगा। और इसको सोल्व कर लो, लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, समझ सकते हो। कोई जो भी आंसर आएगा वो ही टिक कर देना, जो भी आंसर आएगा वो भी टिक कर देना अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो, ठीक है। इस तरह से उसको क्वेश्चन करना है। एक बार इसको देख लो, इतनी चीज समझ आ गई क्या, इस चीज को देख लीजिए, इतनी चीज समझ आ गई है
तो उन चीजों को देख लीजिए, बिल्कुल तसल्ली से देख लो, ठीक है। देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर देख लिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसके बाद में आपको जो प्रॉब्लम आती है वो जैसे डीएम क्यूब में आ गया, वहां पे बार में दे दिया, वहां पे प्रेशर में, वॉल्यूम में और एनर्जी में चेंज करने के लिए कभी कभी वो परेशान कर देता है। एक बेहतरीन टॉपिक बच जाता है इसके अंदर। अदरवाइज आप अगर ऐसे चीजों को समझ लोगे, पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। कैसे? अब आपको मैं एक लास्ट तरफ लेके चलता हूं, मतलब मैं इसका कंक्लूड करूंगा पूरे इसको। इधर देखिए जी, इधर देखो, एक छोटी सी चीज और समझ लो जहां आप परेशान रहोगे, नहीं तो अगर नहीं बताया जाएगा तो परेशान हो जाओगे। इधर देखिएगा, अब मैं थोड़ा आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता देता हूं। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हो आप, प्रेशर को कैसे कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करना है और एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर, 3 यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए अगर आप ये सारे काम करते हैं तो। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर आप सबसे पहले वॉल्यूम को लेते हो, वॉल्यूम के बारे में बताते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर क्या करना है, आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं, उससे आप वॉल्यूम की कन्वर्जन याद रखोगे। हमेशा कन्वर्जन याद रखना है वॉल्यूम के, इस तरह से करना। कैसे? इधर देखो, इधर देखो, आप ये ध्यान रखना, एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी, टंकी मतलब वो बड़े वाला टैंक जो होता है ना, टैंक ऑफ वाटर। अरे यार, टैंक ऑफ वाटर, ये जो ऊपर छत के ऊपर रखा रहता है वो, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर वो 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर ऊंचा है, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है। इतना आप समझ लो, 1000 लीटर पानी आता है। क्या आया मतलब? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10,000 लीटर। या मैं बोल सकता हूं कि 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, उस तरह का कोई मैं क्यूब बना दूं तो उसके अंदर जो पानी आएगा वो 1000 लीटर आएगा। अगर आपको इसको एमएल में कन्वर्ट कर लो, अगर आपको जिसमें मन करना है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आपको मैं बात करूं कैसे करेंगे आप इसको, देखो, अगर मैं बात करूं कि 1 cm क्यूब इजिकल टू कितना ml, ऐसे बताना है तो क्या करोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे और 10 की पावर 3 है, लीटर को ml में बदल दो, 10 की पावर 3, ठीक है, कितना ml, तो यहां से क्या निकल के आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 ml, 1 लीटर ml के बराबर होता है। ये आप करते भी आए हो, आप सीसी भी लिखते हो जब लैब का एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वहां पे भी आप ये चीज समझते हो, ठीक है। वॉल्यूम की चीज समझ आ गई, बस इसमें ये कन्वर्जन करते रहना और वहां से आंसर निकल आएगा। अब देखो आगे प्रेशर के बारे में, देखिए प्रेशर का, देखो प्रेशर का देखिए, आपको इसके लिए एक वैल्यू याद रखनी है जी, बस क्या करना है, 1 atm इजिकल टू 1.101,325, याद रखना 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, 101,325 पास्कल, या फिर मैं बोलूं 101.325 किलो पास्कल, या फिर मैं बोलूं 1.01325 क्या इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ऐसा भी बोला जा सकता है। या फिर इसको आप बार भी लिखते हो, 1.03215 बार, ये ऐसे भी बोला जाता है। और अगर 1 atm आप सीखते हो तो आप इसको 760 mmHg इसके बराबर भी लिखते हो, और mmHg को ही हम 760 टोर बोलते हैं। ये भी चीज समझ आ गई क्या? बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। ओके, अब आता है एक एनर्जी का, वो भी आप एक बार समझ लो, उसके बाद में इंटररिलेशन में आपको बता दूंगा। आर की वैल्यू से याद रखो आप, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी दूसरी वैल्यू भी याद रखना, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। केल्विन पर मोल सब में आना है। और अगर मैं यहाँ पे एटीएम लिया हूं, लीटर एटीएम,
लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल तो सब में आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू जब एटीएम होता है तो आप लिखते हो 0.0821, ऐसे याद रखो उसको। और अगर आपको इसी को ही रखना है किलो पास्कल लीटर, कंवर पाल के नाम से भी याद कर सकते हो उसको, किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ये बड़े वाला के है केल्विन के लिए और ये छोटे वाला के है किलो के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8.314 ही लेनी है, ठीक है। और अगर आपको जूल को कन्वर्ट करना है, अगर मैं आपसे बोलूं 360 जूल को मुझे बताओ कितने कैलोरी होता है, तो 360 मैं कह रहा हूं जूल को कन्वर्ट करो, तो जूल को अगर मुझे जूल से हटाना है तो नीचे यही वैल्यू जो जूल वाली है उससे तो आप डिवाइड कर दो, केल्विन पर मोल अपने आप कट जाएगा और कैलोरी वाली से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो जूल से जूल कट जाएगा और कैलोरी में वो निकल के आ जाएगी। आप ऐसे इंट्रा कन्वर्जन किसी का भी कर सकते हो। ये चीज समझ आई क्या, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आई क्या। तो ये तो था एनर्जी कन्वर्जन, आपको किसी को किसी में बदलना है, जूल को कैलोरी में बदलना है, लीटर एटीएम को जूल में बदलना है, किलो पास्कल लीटर को उसको, तो जिसको बदलना है उसकी वैल्यू को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और जिसमें बदलना है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझना, वॉल्यूम को ऐसे समझाते हैं, इंटर कन्वर्जन ऐसे करते हैं, प्रेशर के लिए ऐसा करा जाता है, एनर्जी के लिए ऐसे करा जाता है। इतनी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है क्या, इतनी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है क्या, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है ये चीज आप समझ लीजिए, इतनी चीज आप समझ लीजिए, कर लीजिए। यहां तक थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन को फिनिश करते हैं, इतना हमारा वर्क डन हमें पढ़ना होता है, एडवांस लेवल का ये चीज पढ़ाई गई है। अगर आप ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, सीख जाओगे और एक बार रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन आपको इन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है, सारी चीजें आपको यही मिलेगी। अब दिक्कत क्या आती है कि बार को कैसे कन्वर्ट करूं मैं, ये बार इसमें पास्कल में एटीएम में, ये सब आपको याद रखनी है। एक वैल्यू तो याद रखनी है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101325 पास्कल ही तो याद रखनी है, फिर किलो पास्कल आपको आता है और इंटू 5 आया तो इसको बार बोलते हैं और ये एमएमएचजी और एचडी होता है। इस तरह से आप प्रेशर को याद रख सकते हो और अगर आपको वॉल्यूम को तो सिंपल सी बात है, ये तो आप देखते ही कर सकते हो। और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीजें है, ठीक है। तो यहां तक कि आपको जितनी भी चीजें मैंने कराई है वर्क डन से रिगार्डिंग, वो सब आप प्रिपेयर करके रखो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो उसकी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो और वहां तक भी आप सब क्वेश्चंस वर्क डन की हेल्प से कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं, एक ही आशा रखता हूं कि आप जो भी चीजें मैंने आपके साथ में कराई है, आपके साथ में जो करी है ना, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो सब आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से रिवाइजन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।